अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है CSS का, उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं मैनेजमेंट के या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मॉडल भी है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी है और इसी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम आज उन मॉडल्स में से एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और लेट्स सी कि ये मॉडल क्या कहता है और क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, इसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल एलिमेंट्स। और स्टार्ट करते हैं ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, पेपर में किसी तरीके से भी पूछ लेंगे। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इज़ गवर्नमेंट विद अ स्मॉल डेस्क। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका छोटा सा डेस्क हो, मतलब कि वैसे तो ओवरऑल गवर्नमेंट तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक पूरा सिस्टम है वो चला रही है, बट जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक छोटा सा मैनेजमेंट का सिस्टम है उस गवर्नमेंट का या स्टेट का। तो हम उसको एक गवर्नमेंट कह सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक उसकी हम आगे डेफिनेशन में देखेंगे कि गवर्नमेंट क्यों है। गवर्नमेंट तो वो होनी चाहिए जो अपने फैसले खुद करती है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो बट ये गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर मेड बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर दैन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके अंदर स्टेट ऑफिशियल्स जो होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के मेंबर्स जो हैं, जैसे कि काबीना हो गई या वज़ीर आज़म हो गया, वो नहीं फैसले करता, बल्कि स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे कि वो तमाम लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इस वजह से डेफिनेशन में कह रहा है कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसके अंदर ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग स्टेट ऑफिशियल्स करते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ना MNAs, ना मिनिस्टर्स, ना कैबिनेट और ना ही PM, उनका कोई इसमें इन डिसीजन मेकिंग्स के अंदर अमल दखल नहीं है, बल्कि ये स्टेट ऑफिशियल्स करेंगे। तो ये मीनिंग था और साथ हमने डेफिनेशन भी देख ली। अब ये मॉडल दिया किसने? फाउंडर कौन था इसका? बेसिकली ये मैक्स वेबर है। और ये MCQs मैंने साथ लिखा हुआ है कि इसका MCQs भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का फाउंडर है वो कौन है? तो ही इज़ मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जो था वो था, तो जर्मनी के अंदर उसने इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ देखी और ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटीज़ देखी, और उसके अंदर फिर वो उनको एनालाइज करने के बाद उसने ये मॉडल जो है वो दिया, और इसके हम डिफरेंट आगे देखेंगे एलिमेंट्स। तो इसने ना ये मॉडल क्यों दिया? इसने कहा कि इस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की, और मैनेजमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर होगी। और फिर ये एक ऐसा मॉडल है जो डिक्टेटोरियल है। डिक्टेटोरियल कैसे है वो हम ऊपर नीचे जाके देखेंगे अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर। कि डिक्टेटोरियल इसलिए है कि सबसे ऊपर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनिस्ट्री है, तो सबसे पहले ऊपर एक मिनिस्टर है, फिर उसके नीचे सेक्रेटरीज, और उसके नीचे जो हैं डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो डिक्टेटोरियल जो मिनिस्टर है वो डिक्टेटर बन के अपने डिसीजन मेकिंग कर सकता है और ऑर्डर जारी कर सकता है। इसी तरीके से बाकी जहाँ जहाँ पर भी हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देख सकते हैं कि इस वजह से ये डिक्टेटोरियल इसे कहा गया है कि ऊपर एक CEO या कंट्रोलर बैठा हुआ है और नीचे वो तमाम लोगों को डिक्टेट कर सकता है। अब इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सबसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर उसके बाद हैं फंक्शनल एलिमेंट्स, और फंक्शनल एलिमेंट्स के बाद हम इनकी देखेंगे इस मॉडल की जो पावर पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल देखेंगे जो मैक्स वेबर ने बताए। मैक्स वेबर कहता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली अब अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्केलेटन देख रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होता है फॉर एग्जांपल, तो उसको आप कंसीडर करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे ये बन के जो है वो एक एक एलिमेंट वो एक मॉडल बनता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो वो कहता है एक हायरार्की बनाई जाती है। सबसे पहले इस मॉडल के अंदर हायरार्की ऑफ ऑफिसेज होती है
कि सबसे पहले जैसे हमने अपनी थ्योरीज़ के अंदर देखा था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के सबसे पहले एक थ्योरी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस तरीके से एक फॉर्मल वे के अंदर सीक्वेंस के अंदर एक हायरार्की ऑफ बनी हुई होती है ऑफिसेज़ की। तो मैंने एक एग्जांपल दी, जैसे कि सबसे ऊपर एक पीएम होता है, फिर मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उसके मिनिस्ट्रीज़ के अंदर सेक्रेटरीज़ होते हैं जो चला रहे होते हैं सारी मिनिस्ट्रीज़ को, सेक्रेटरीज़ के नीचे बाकी ऑफिशियल्स होते हैं। तो इस तरीके के साथ हायरार्की ऑफ ऑफिसेज़ होती है। बाकी इस तरीके से जो आपके स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि डिफरेंट आप पब्लिक कॉरपोरेशंस के अंदर देख लें, और इसी तरीके से जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर है मिनिस्टर है, फिर नीचे सेक्रेटरीज और डिफरेंट ऑफिशियल्स। तो ये एक हायरार्की होती है जहाँ से डिसीजन मेकिंग और ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, और पावर का वहाँ पर होती है कि पावर किसके पास है। अच्छा, हायरार्की के बाद नंबर 2 उसने कहा कि स्पेशलाइज्ड ज्यूरिस्डिक्शन होती है। ज्यूरिस्डिक्शन कैसे होगी कि जैसे कि ऊपर पीएम था, तो पीएम के पास सबसे ज़्यादा पावर है, पीएम के बाद मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी है, तो इस तरीके से। तो कहता है स्पेशलाइज्ड ज्यूरिस्डिक्शन है। अब इस बंदे की पावर सबसे ज़्यादा है, ये तमाम लोगों को कंट्रोल कर सकता है, इसकी अपनी एक डोमेन है, इसकी उससे भी कम डोमेन है इसकी, तो हर एक की एक डिफाइंड डोमेन है जो उस डोमेन के अंदर रहते हुए काम करेगा। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ वर्क है कि एक ऑफिशियल जो है दूसरे ऑफिशियल के काम के अंदर फिर नहीं, इसकी एक डिफ़ाइन कर दी गई डोमेन कि तुमने इसके अंदर रहकर काम करना है, इसकी फिर डिफ़ाइन हुई इसने उसके अंदर रह के काम करना है। तो हर एक की डिफ़ाइन हो गई, हायरार्की बनने की वजह से डोमेन जो थी वो भी डिफ़ाइन हो गई। तो ये स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन उसका जो था स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया, कह लें आप, कि उसके अंदर उसने रह के काम करना है। उसका स्ट्रक्चर जो है इस चीज़ को भी डिफ़ाइन कर रहा है। सबसे पहले उसने हायरार्की बात की, फिर उसने कहा कि हर एक की एक दायरा इख्तियार है जिसके अंदर वो रह कर काम करता है। तीसरे नंबर पे परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। अब क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो मुल्क के स्टेट के जो काम होते हैं, स्टेट अफेयर्स को मैनेज करता है। तो अब ये तो तब तक रहेगा जब तक स्टेट है, जब तक मुल्क है। तो इस वजह से वो उसने कहा कि ये एक परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं वो तो हर सूरत उनको मैनेज करना ही पड़ता है। कोई ऐसा कि कोई कंपनी तो नहीं है कि अभी चल रही है, अगर 2 साल बाद उसको नुकसान होना शुरू हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। फिर उसके बाद अ कैरियर स्ट्रक्चर है एक, कि जो लोग इसके अंदर काम करते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, वो लॉन्ग टर्म वहाँ पर उन्होंने काम करना होता है, 20-25 साल 30 साल तक वो काम करते हैं, वहाँ पर सर्विस करते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी होती है और वहाँ पर वो इस तरीके से काम लॉन्ग टर्म के लिए उनको हायर किया जाता है। फिर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जब हम इसकी लार्ज स्केल की बात करेंगे या स्कोप की बात करेंगे, तो ये एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क की काम हैं, स्टेट अफेयर्स हैं, उनको ये मैनेज कर रहा है। तो ये कोई एक कंपनी नहीं है जो किसी एक शहर के अंदर चल रही है, 2 के अंदर चल रही है, बल्कि ये पूरे मुल्क की जो स्टेट अफेयर्स हैं उनको ये मैनेज करते हैं। तो इसका जो स्केल है वो भी बहुत लार्ज है। तो ये थे उसके कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कि किस किस तरीके से ये बनी हुई है। फिर उसके बाद आगे उसके फंक्शनल एलिमेंट्स कि मैक्स वेबर ने इसके फंक्शनल एलिमेंट्स भी कुछ डिफ़ाइन किए हैं, और वो कहता है कि सबसे पहले तो जो ब्यूरोक्रेसी होगी उसने फंक्शन किस तरीके से करना है कि वो इम्पर्सनल होगी, कोई वहाँ पर फेवरेटिज़म नहीं होगा, बल्कि मेरिटोक्रेसी को फॉलो किया जाएगा। तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो इम्पर्सनल होगा, पीयर्स के दरमियान, इसी तरीके के साथ सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइज़र्स के दरमियान। तो कोई भी जो ऑफिशियल्स वहाँ पर काम कर रहे होंगे किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होगा। नंबर 2 फॉर्मलिस्टिक होगा, फॉर्मल होगा कोई भी काम, उसकी वहाँ पर कम्युनिकेशन हो गई, कोई और किसी किस्म का भी अगर कोई काम होता है, प्रोसेस होता है, तो वो फॉर्मल होगा। फॉर्मल किस तरीके से कि अगर वहाँ पर कोई एक ऑर्डर भी करना है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो मिनिस्टर गया तो उसने ऑर्डर कर दिया तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो तुम, बल्कि वहाँ पर रिटर्न काम होता है, सर्कुलर जारी किए जाते हैं, हर काम एक फॉर्मल तरीके से होता है। फिर रूल बाउंड होती है हर काम। वो कहते हैं कि एवरी एक्शन ऑफ द स्टेट इज़ अकॉर्डिंग टू सम लॉ, कि स्टेट का हर एक्शन किसी न किसी लॉ के मुताबिक होता है। तो ये रूल बाउंड होते हैं, कभी भी ये रूल रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकते, बल्कि हर काम इनका रूल रेगुलेशन के मुताबिक होता है, जिसके बाद फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। उसके बाद जो अगला फंक्शनल एलिमेंट है दैट इज़ कि ये हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी होती है मुल्क की
वो बहुत ज़्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड होती है। और तमाम वो क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि CSS जो लोग पास करके जाते हैं, इनकी बाकायदा एकेडमी होती है 6 महीने की। वो CSP एकेडमी के अंदर जाते हैं, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है और तमाम काम जो वो ऑफिस के अंदर फिर उसके बाद जाकर करते हैं अपने ऑफिस में, वो एक डिसिप्लिन के मुताबिक करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसके अलावा रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, उनकी कोई मोरालिटी सिखाई जाती है उनको, जिसको वो हर काम के अंदर फिर सामने रखते हुए काम करते हैं। जैसे मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान जो है या सबऑर्डिनेट के दरमियान कोई रिस्पेक्ट का रिलेशन होता है, कोई मोरालिटी लॉज होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे पावर पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की उसने बात की वेबर ने। वेबर कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये हाईली एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट क्यों होती है? अब आप देख लें कि जो लोग CSS करके जाते हैं वो क्या है कि इतनी ज़्यादा उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर CSP एकेडमी के अंदर जाकर उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज होता है, फिर डाटा उनके पास कलेक्शन होती है। अब एक बंदा जो 21वें या 19वें या 22वें स्केल के ऊपर बैठा है, उसके पास ज़ाहिर है नॉलेज है अपनी फील्ड का, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डाटा है, फिर एक्सपीरियंस है, फिर टेक्निकल वो बंदे होते हैं, कॉम्पिटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक लोग होते हैं वो। तो वो कहता है कि एफिशिएंट होते हैं ये, जिसकी वजह से इनके पास पावर होती है। फिर इनकी जो पावर होती है वो इन स्केल्स की वजह से होती है कि जिसकी जहाँ पर वो होते हैं, जिनकी वजह से इनको लीगल पावर दी जाती है। एक MCQs ये भी बनता है कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो लीगल पावर देता है, या लीगल पावर वो पूछ लेता है कि लीगल पावर बिलोंग्स टू विच मॉडल। तो विच मॉडल, अब वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का भी ऑप्शन दे सकता है, साइंटिफिक मॉडल भी और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी। तो ये लीगल पावर जो होती है ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ही देता है एक एम्प्लॉय को या वर्कर को। तो ये जो लीगल पावर स्टेट देती है उस बंदे को, इस वजह से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये पावर पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से डेवलप होती है। फिर एवर एक्सपेंडिंग होती है। अब देखें, एक बंदा वो सेलेक्ट हुआ, 17वें स्केल पे था, फिर 18वें पे गया, फिर 19वें पे, तो वो हमेशा जिस तरह उसकी सर्विस बढ़ती जा रही है वो एक्सपेंड होता जा रही है, उसकी पावर एवर एक्सपेंडिंग है, बढ़ती बढ़ती बढ़ती, इवन के वो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स को चला रहे होते हैं वो लोग, सेक्रेटरीज़ बन जाते हैं, और मिनिस्टर्स के बाद वो सेक्रेटरीज़ ही सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ इवन चला रहे होते हैं। और उसके बाद एलीट, ये बहुत ज़्यादा एलीट होते हैं। एलीट क्यों हैं? क्योंकि इनको स्टेट जो है वो रिसोर्स दे देती है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन इनके कंट्रोल में आ जाती है। फिर सैलरीज़ इनकी बहुत ज़्यादा हैं, सर्विसेज इनको देती हैं, गाड़ियाँ गाड़ियाँ तमाम चीज़ें। तो इस तरीके से ये एलीट भी होते हैं। तो वेबर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो इस तरीके के साथ स्टेट उनको पावरफुल बनाती है। तो ये थे उसके कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, फिर फंक्शनल एलिमेंट्स, और फिर पावर पोजीशन जो है ब्यूरोक्रेसी की, वो हमने वेबर ने जो बताई वो हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है कि ये जो मॉडल है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ये एक लीगल और फॉर्मल सिस्टम होता है। एक लीगल सिस्टम है, मॉडल है, और फॉर्मल सिस्टम है, जिसको क्या है कि पूरी दुनिया ने फॉलो किया हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। और वन ऑफ द दोज कंट्रीज़ इज़ पाकिस्तान, जो कि इस मॉडल को फॉलो करती जा रही हैं। हमारी भी पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, उसकी पावर है, इसी तरीके से स्केल्स जो मैंने बताई आपको समझाने के लिए। तो दुनिया के अंदर इस मॉडल को फॉलो किया जाता है। उसके बाद ये एक बेस्ट मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बेस्ट है इसी वजह से दुनिया इसको जो है वो फॉलो कर रही है, और इसके मुताबिक जो है वो अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट अफेयर्स को मैनेज किया जा रहा है। तो ये था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वेबर का जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी जो मॉडल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।